जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी मित्रों का हिंदी बाय पचौरी सर चैनल पर स्वागत है। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है खड़ी बोली। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, हिंदी में सर्वप्रथम, जहां हम हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी की प्रथम रचना आदि महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, खड़ी बोली। दोस्तों, मैंने जो लास्ट वीडियो आपके लिए अपलोड किया था उसका नाम था क्विक रिवीजन। और इस क्विक रिवीजन वीडियो की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी मेरे इस चैनल से बिल्कुल शुरुआत से जुड़े हुए हैं उन्हें पार्ट ए के अंतर्गत मैंने 1 से लेकर 9 वीडियो सभी क्रमबद्ध रूप से हिंदी का अध्ययन कराया। लेकिन एक समय बाद आपको प्रत्येक वीडियो या प्रत्येक टॉपिक का रिवीजन करना आवश्यक हो जाता है। इस कारण मैंने पार्ट ए के अंतर्गत 1 से लेकर 9 इन सभी 9 वीडियो का एक क्विक रिवीजन वीडियो बनाया, जिससे कि जो बिल्कुल शुरुआत से विद्यार्थी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको एक ही वीडियो में उन 9 वीडियो का रिवीजन करने में आसानी हो। लेकिन जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वह प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट ए के अंतर्गत बिल्कुल पहले वीडियो से लेकर सभी वीडियो को देखें, जिससे कि आपको बिल्कुल बेसिक से सभी बिंदु अच्छे से समझ में आ सकें। दोस्तों, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए हमें हमेशा जीरो से शुरुआत करना चाहिए। और जब आप किसी भी चीज़ की बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं तो वह आपकी नींव मजबूत करती है और एक अच्छी नींव पर एक अच्छी इमारत तैयार होती है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपके लिए हिंदी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। और आज इसी क्रम में जो लास्ट वीडियो हमने छोड़ा था बोलियों के साथ, उसी बोलियों को हम आगे आज बढ़ते हुए खड़ी बोली के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम खड़ी बोली के बारे में विस्तार से चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण है कि आज हम जो वर्तमान हिंदी स्वरूप को ग्रहण किए हुए हैं वह इसी खड़ी बोली का विस्तारित रूप है। इसी खड़ी बोली के मानक स्वरूप को हिंदी का नाम दिया गया है। तो खड़ी बोली की शुरुआत कहाँ से हुई, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, हम बिल्कुल प्रत्येक बिंदु को विस्तार से जानेंगे। और यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोस्तों, प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक विषय अनंत है, अपार है, आप कितना भी उस पर अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एक टीचर के मार्गदर्शन में आप उन्हीं बिंदुओं को पढ़ते हैं जो आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। आप मेरे एक एक बिंदु को बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि यह प्रत्येक बिंदु आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कोई भी अनावश्यक बात, अनावश्यक बिंदु आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ाए जाएंगे और बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जाएंगे। इसलिए यहाँ मैं एक एक बिंदु को, एक एक कड़ी को जोड़कर आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी नियमित रूप से मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो शुरू करते हैं खड़ी बोली के बारे में। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने अपनी पहेलियों में मौखिक रूप से किया, इसलिए हम अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहते हैं। खड़ी बोली जो कि विभिन्न भाषाओं का एक मिश्रित रूप था, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, इन सभी शब्दों का प्रयोग खड़ी बोली में किया गया है। खड़ी बोली में ही अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम पद्य शैली की रचना की, जिसका नाम था खालिक वारी। इसी खालिक वारी में हिंदी शब्द का प्रयोग 5 बार और हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो द्वारा 30 बार किया गया है। तो यह रचना किसमें थी? पद्य शैली में। लेकिन जब प्रश्न बने कि गद्य शैली में प्रथम रचना खड़ी बोली की कौन सी थी, तो लल्लू लाल ने गद्य रूप में सर्वप्रथम अपनी कृति प्रेम सागर की रचना की। और आपका यदि प्रश्न बनता है कि पद्य शैली में प्रथम रचना, तो आपको लगना है आंसर खालिक वारी। और जब बात करें गद्य रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, तो सर्वप्रथम किसने किया? लल्लू लाल ने। किस रचना में? प्रेम सागर में। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आपको यदि प्रत्येक बिंदु को ध्यान से सुनेंगे तो आप कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं करेंगे। वहीं प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य लिखा गया, जिसकी रचना या जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद द्वारा की गई। इसके बाद बात करें, इन्हीं भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इसकी स्थापना किसने की थी? वेलेज अली ने। और यहाँ हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया, जो कि हिंदी उर्दू का अध्यापन कार्य संभालते थे। और इनके द्वारा खड़ी बोली के प्रचार प्रसार के लिए कुछ
विद्वानों की नियुक्ति की गई, वो थे ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र और 2 मुंशी थे, सदासुख लाल एवं लल्लू लाल। तो यहाँ पर इनके द्वारा प्रमुख रचनाओं के लिए इन्होंने प्रेरित किया और इनकी रचना प्रमुख थी इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, जिसे हम प्रथम मौलिक रचना कहते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी कहते हैं। सदल मिश्र के द्वारा नासिकेत उपाख्यान एवं मुंशी सदासुखलाल द्वारा सुख सागर की रचना की गई। यहाँ खड़ी बोली को और बढ़ावा कब मिला, जब ईसाई मिशनरियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न माध्यमों से खड़ी बोली का प्रयोग किया और यहाँ इनके धर्म के साथ साथ खड़ी बोली का भी प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ बात करें 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक जो हिंदी उर्दू का प्रयोग किया गया, उनमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं था। यहाँ बात करें हिंदी के विकास की, तो यहाँ हम जो वर्तमान हिंदी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वह किसका विकसित रूप है, वह है खड़ी बोली का विकसित रूप। खड़ी बोली को मानक स्वरूप प्रदान करके आज हम वर्तमान हिंदी का प्रयोग करते हैं। हिंदी के विकास क्रम को हम पहले देख चुके हैं कि संस्कृत के बाद पाली के बाद किसका आगमन, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी। यहाँ मैंने अभट्ट को छोड़ दिया है क्योंकि कुछ किताबों में अभट्ट का प्रयोग नहीं है और कई बार प्रश्नों में भी इसी प्रकार का क्रम दिया रहता है। वर्तमान में जो हिंदी हम प्रयोग करते हैं वह 18 बोलियों का समूह है। जो हमने 18 बोलियों को पिछले वीडियो में विस्तार से देखा था, इन्हीं 18 बोलियों के समूह को हम वर्तमान हिंदी कहते हैं। लेकिन यहाँ खड़ी बोली को मानक स्वरूप प्रदान कर आज सभी व्याकरण सम्मत, सभी परिनिष्ठित रूप में, मानक रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें मध्यकाल की, तो दोस्तों मध्यकाल जिसका समय था 1500 से लेकर 1800 ईस्वी में, इस समय जो था भाषा के क्षेत्र में ब्रज भाषा और अवधी का प्रभुत्व रहा। क्योंकि यहाँ पंडित वर्ग तो संस्कृत का प्रचलन करता था, लेकिन जो जन सामान्य था, आम जन था, वह खड़ी बोली और इसके अलावा काव्य में प्रमुख रूप से ब्रज और अवधी का प्रयोग होता था। शाही दरबारों में, मुगल काल में शाही दरबार थे और इनमें अरबी फारसी का प्रयोग होता था, लेकिन काव्य में मुख्य तौर पर अवधी और ब्रज भाषा लोकप्रिय रही। इसके बाद आगे बात करते हैं अवधी की प्रमुख रचनाएं। मलिक मोहम्मद जायसी का परमावत जो कि काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ रहा, वहीं तुलसीदास का रामचरितमानस घर घर में लोकप्रिय रहा। ये दो प्रमुख रचनाएं जो थी अवधी भाषा की थी। लेकिन ब्रज भाषा में अष्टछाप के कवि एवं उत्तर मध्यकाल में केशवदास, बिहारी, देव, भूषण, गणानंद आदि के द्वारा ब्रज भाषा में प्रचुर मात्राएं में रचना लिखी गई। प्रमुख संख्या में रचनाएं की गई और 18वीं सदी में जब नवीन राजनीतिक परिस्थितियों ने निर्माण किया, वहां उन्होंने मुगल दरबार द्वारा, राजपूतों द्वारा खड़ी बोली को प्रोत्साहन प्रदान किया और इसी कारण खड़ी बोली ने अपना विस्तार किया। 19वीं शताब्दी तक कविता और पद्य की भाषा तो ब्रज भाषा रही, लेकिन गद्य की भाषा क्या रही, खड़ी बोली। और लेकिन 20वीं शताब्दी यानी कि खड़ी बोली ने अपना विस्तार गद्य में तो स्थापित कर लिया था, लेकिन पद्य में अभी भी नहीं कर पाई थी, जो कि 20वीं शताब्दी तक आते आते हुए यहाँ खड़ी बोली ने गद्य और पद्य दोनों में अपना स्थान बना लिया। वहीं खड़ी बोली के गद्य की विस्तार करें तो भारतेंदु युग में सफलतापूर्वक खड़ी बोली में लेखन होने लगा, जो कि गद्य रूप में था। लेकिन धीरे धीरे खड़ी बोली के ऊपर से ब्रज भाषा का प्रभाव जो है कम होता गया और द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में जब इनके द्वारा एक परिनिष्ठित रूप, एक मानक स्वरूप के लिए खड़ी बोली पर लगातार एक अपना प्रयास किया, यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने के लिए, शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए खड़ी बोली के यहाँ इनका योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के अन्य जो साथ में लेखक थे, रचनाकार थे, इनके द्वारा खड़ी बोली को एक विस्तृत अध्ययन प्रदान किया गया, विस्तृत स्वरूप प्रदान किया गया। धीरे धीरे जब ब्रज भाषा का प्रभाव कम हुआ तो यहाँ ब्रज भाषा के साथ जो भाषा शब्द जुड़ा था वह अपने क्षेत्र तक सीमित होने के कारण ब्रज भाषा जो थी फिर से बोली में परिवर्तित हुई। वहीं जबकि खड़ी बोली जिसके साथ में बोली शब्द लगा था, इसने गद्य और पद्य दोनों में प्रयोग होने के कारण एक भाषा के रूप में विस्तार किया और इसका ही हम जो वर्तमान नाम लेते हैं वह हिंदी है। दोस्तों यहाँ खड़ी बोली जहाँ दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी, मैंने पहले भी चर्चा की थी है, वहीं वह अब विस्तार करते करते संपूर्ण उत्तरी भारत के साहित्य का माध्यम बन गई थी।
आज हिंदी शब्द जो कि यह प्रश्न बनता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी शब्द जो है मूलतः फारसी भाषा का है। यह फारसी भाषा का शब्द है, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन हिंदी शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो कि भारत के प्राचीन संबंध किससे थे, भारत से, वर्तमान ईरान हम कह सकते हैं। और जहाँ हम भारत को सिंधु का देश कहते थे, और जो कि फारसी लोग सिंधु को हिंदू का देश कहते थे, और इस हिंदू के अपभ्रंश से हिंद बना, और हिंद में ई प्रत्यय जुड़ के शब्द बना हमारा हिंदी। तो इस प्रकार हिंदी शब्द का निर्माण हुआ। और यहाँ आपने खड़ी बोली का विस्तार देखा, तो दोस्तों यहाँ आपके दिमाग में जो एक हिंदी के क्रम का विकास समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर जब चर्चा करेंगे तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, इन सभी की प्रत्येक रचनाओं को, प्रत्येक लेखकों को, कवियों को, सभी को विस्तार से जानेंगे। लेकिन यहाँ हम अभी संक्षिप्त रूप में हिंदी के विस्तार को समझा, खड़ी बोली के विस्तार को समझा है। इसके बाद मैं बात करता हूँ हिंदी में सर्वप्रथम। यहाँ से भी आपके कई प्रश्न एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनते हैं। तो यहाँ आप प्रत्येक बिंदु को ध्यान से समझें कि राहुल सांस्कृत्यायन, इन्होंने 7वीं सदी, यहाँ कुछ किताबों में इसका 9वीं सदी, समय कभी नहीं पूछा जाता। लेकिन यह प्रश्न बनता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन से थे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछे और नाम से पूछे कि राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है, तो सरहपाद या सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। लेकिन यदि आपको नाम सहित ना पूछे, सिर्फ इतना प्रश्न पूछे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आपको आंसर सरहपा ही लगाना है, क्योंकि 1 से 2 बार इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर इसका आंसर सरहपा माना गया है। वहीं बात करें डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि हिंदी का किसे माना है, तो ये थे आपके पुष्य। पुष्य नाम है, यहाँ पर नाम मैंने नहीं लिखा हुआ है, सॉरी। पुष्य नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं बात करें डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम माना गया है। इनकी रचना थी भरतेश्वर बाहुबली रास। तो इस प्रकार 3 अलग अलग विद्वानों द्वारा हिंदी के 3 अलग अलग कवियों को प्रथम कवि की संज्ञा दी है। लेकिन हमें आंसर आपको कौन सा लगाना है दोस्तों, सरहपा। जब सरहपा ऑप्शन में ना हो और अन्य किसी ऑप्शन में पुष्य नाम हो, तो आप इसे भी आंसर टिक कर सकते हैं। और यदि नाम सहित पूछे कि राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा या शिव सिंह सेंगर द्वारा या गणपति चंद्रगुप्त द्वारा प्रथम कवि कौन है, तो आपको तीनों आंसर पता है। वहीं बात करें हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, तो हिंदी साहित्य की जब प्रथम रचना पूछे तो हिंदी साहित्य की सबसे प्राचीन रचना मिलती है हमें पृथ्वीराज रासो, जो कि किसके द्वारा लिखी गई, चंद बरदाई द्वारा। और इसी को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। हिंदी की आदि कवित्री की माने तो आदि कवित्री है हमारी मीराबाई, जिन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं लिखी हैं। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती, जो कि किशोरीलाल द्वारा लिखी गई। इसके अलावा रानी केतकी की कहानी को भी हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। वहीं बात करें हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया, यह हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस, किसके द्वारा, गोपाल चंद्र द्वारा लिखा गया। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो पहले बना चुका हूं, जो कि 30 मई के ऊपर बनाया गया था। हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई को हिंदी का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। कब, 1826 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था, कलकत्ता में। वहीं हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र की बात करें तो समाचार सुधा वर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, और इसका प्रकाशन कब किया गया, 1854 ईस्वी में। इसका भी मुख्यालय कहाँ था, कलकत्ता। दोस्तों यहाँ एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं कि हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, यह आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है। तो एक घूंट, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, यह हिंदी का प्रथम एकांकी है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, 1916 ईस्वी में। यह प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया।
वहीं हिंदी काव्य के स्वर्ण युग की बात करें तो स्वर्ण युग किस काल को बोला गया, तो भक्ति काल को जॉर्ज गैरसन द्वारा हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया। इसके बाद बात करूं प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो 1975 ईस्वी में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। और विश्व हिंदी सम्मेलन के ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, वहां भी आप इन्हें विस्तार से देख सकते हैं। यहां से भी दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन से 1 से 2 प्रश्न कई बार MPSI की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप उस वीडियो को भी विस्तार से जरूर देख लें। वहीं बात करूं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार, तो प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है, सुमित्रानंदन पन्त। किस रचना के लिए मिला, चिदम्बरा 1968 में। वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला साहित्यकार, तो महादेवी वर्मा प्रथम महिला साहित्यकार थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस रचना के लिए दिया गया, यामा। और कब दिया गया, 1982 ईस्वी में। वहीं बात करें हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन था, माखनलाल चतुर्वेदी। किस रचना के लिए दिया गया, हिमतरंगिणी। कब दिया गया, 1954 में। इसके बाद बात करें साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। कब, 1977 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास करके हिंदी का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ लिखा गया। तो इस प्रकार के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने आज चर्चा की और हम नेक्स्ट वीडियो में भाषा के विभिन्न स्वरूपों पर चर्चा करेंगे, जहां मातृभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा और इस प्रकार सभी रूपों पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ से भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं और इसके बाद हम लिपि और वर्णमाला पर पहुँचने वाले हैं। इसलिए आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें, संपूर्ण हिंदी अध्ययन के लिए यहाँ जुड़े रहें। और जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आपको अभी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, कोई भी किसी भी प्रकार की फीस आपके लिए नहीं रखी है। और आपके लिए एक अपना अनुभव यहाँ मैं ऑनलाइन वीडियो पर देखता हूँ कि कई सारे टीचर 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 2000 रुपये में हिंदी पढ़ें और वहाँ कुछ भी अलग से पढ़ाया जाने वाला नहीं है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बहुत ही सरलता से हिंदी को पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ें और किसी भी प्रकार के भटकाव से बचें। इसलिए आपके लिए मैं, क्योंकि छात्र जीवन में बहुत भटकाव मैंने देखे हैं दोस्तों, इसलिए आपकी सुलभता, सरलता और आपके समय के साथ साथ आप अपने कीमती जो पैसा है उसको बर्बाद ना करें और यहाँ संपूर्ण हिंदी अध्ययन के लिए जुड़े रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी लगातार करते रहें, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाती है। धन्यवाद दोस्तों।